नमस्कार, मैं हूं चांदनी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं स्टेट बुलेटिन। रुक करते हैं खबरों की ओर। एनएसयूआई ने भूपेश है तो भरोसा है कैंपेन के तहत डोर टू डोर अभियान की शुरुआत कर दी है। इसके तहत एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने रायगढ़ और बिलासपुर जिले में घर घर दस्तक देना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में कार्यकर्ता केंद्र सरकार के 15 साल की विफलता और प्रदेश के भूपेश सरकार की सफलता को लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। वहीं एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा ने बताया कि भूपेश है तो भरोसा है कैंपेन के तहत रायगढ़ और बिलासपुर में डोर टू डोर अभियान की शुरुआत हो गई है। इस अभियान के अंतर्गत एनएसयूआई कार्यकर्ता प्रदेश के सभी 11 लोकसभा सीटों के 90 विधानसभा क्षेत्रों में घर घर जाकर शासन की योजनाओं से मिलने वाले लाभ के बारे में जानकारी ली जाएगी। साथ ही जिन्हें शासन की योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाया है, उनका घर पर ही हितग्राही कार्ड बनाकर उन्हें योजना का लाभ दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस अभियान के माध्यम से शासन द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के क्रियान्वयन का सर्वे भी किया जाएगा। साथ ही एक ऐप और हेल्पलाइन नंबर लॉन्च कर लोगों को शासन की योजनाओं से जोड़ते हुए केंद्र सरकार के 15 सालों में जनता से किए गए वादा खिलाफी को उजागर किया जाएगा। कांग्रेस पार्टी आज रायपुर में प्रदेश व्यापी मौन सत्याग्रह कर रही है। ये सत्याग्रह राहुल गांधी के समर्थन में किया जा रहा है। गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा सत्र न्यायालय के आदेश को बरकरार रखने के मद्देनजर राहुल गांधी के प्रति एकजुटता व्यक्त करने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव और राज्य में पार्टी की प्रभारी शैलजा कुमारी सहित छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नेताओं ने रायपुर में मौन सत्याग्रह किया है। मोदी सरनेम वाली टिप्पणी के खिलाफ मानहानि मामले में अपनी सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के बाद धान खरीदी को लेकर सियासत शुरू हो गई है। इस मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कोमल हुनपेंडी ने पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कांग्रेस की भूपेश सरकार और बीजेपी पर निशाना साधा है। कोमल हुनपेंडी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रदेश के दौरे पर आए तो जनता को काफी उम्मीदें थी, लेकिन उनके चुनावी मौसम में आने से माहौल खराब हो गया है। अब पीएम के धान खरीदी वाले बयान को लेकर कांग्रेस बैठ गई है तो और दोनों पार्टियां सिर्फ एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने का काम कर रही है। जनता को गुमराह करने का काम किया जा रहा है। वहीं प्रदेश अध्यक्ष कोमल हुनपेंडी ने कहा कि पूरे देश दुनिया में छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा के नाम से जाना जाता है। वहीं बीजेपी की सरकार की बात करें या फिर छत्तीसगढ़िया की बात करने वाली कांग्रेस की सरकार की बात करें तो दोनों सरकारों ने छत्तीसगढ़ के किसानों का हक मारा है, अधिकारों को छीना है, शोषण किया है, उन्हें लूटा है। यही वजह है कि आज लगभग 23 साल बाद भी छत्तीसगढ़ के किसान परेशान और त्रस्त है। वहीं इसका जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि कांग्रेस और बीजेपी की सरकार है। वहीं रमन सिंह ने किसानों को बोनस देने का वादा किया था, लेकिन अंतिम 2 सालों का बोनस नहीं दिया। वहीं मौका देखते हुए कांग्रेस ने घोषणा पत्र में वादा किया था कि हमारी सरकार बनने पर बोनस दिया जाएगा, लेकिन 4.5 साल बाद भी खुद को छत्तीसगढ़िया बताने वाली भूपेश सरकार ने किसानों को बोनस नहीं दिया। पूर्ववर्ती भारतीय जनता पार्टी की 15 साल की सरकार की हम बात करें, चाहे वर्तमान में छत्तीसगढ़िया वाद की बात करने वाली कांग्रेस पार्टी की सरकार की बात करें, शुरू से अब तक दोनों ही पार्टियों की सरकारों ने लगातार छत्तीसगढ़ के किसानों का हक मारा है, अधिकारों को छीना है, शोषण किया है, उन्हें लूटा है। और यही वजह है कि आज लगभग 23 साल बाद भी छत्तीसगढ़ के किसान परेशान है, त्रस्त है, राज्य बनने के 23 साल बाद भी। छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के प्रदेश अध्यक्ष अमर सिंह पारवानी, महामंत्री अजय भसीन,
कोषाध्यक्ष उत्तम गोलछा के नेतृत्व में व्यापारी सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड के चेयरमैन सुनील सिंघी ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की और कार्यक्रम को संबोधित किया। सुनील सिंघी ने व्यापारियों को संबोधित करते हुए कहा कि राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड व्यापारियों के सर्वांगीण विकास के लिए निरंतर कार्य करेगा। व्यापारियों और उनके कर्मचारियों के कल्याण के लक्ष्य को हासिल करने, साथ ही सामाजिक सुरक्षा जैसे बीमा, पेंशन, स्वास्थ्य आदि नीतिगत उपायों की पहल की जाएगी। वहीं पेंशन योजना द्वारा 3 करोड़ से अधिक छोटे व्यापारियों को 3,000 रुपए मासिक पेंशन का लाभ मिलेगा। सभी लाइसेंस के लिए सिंगल विंडो प्रणाली से देश के सभी राज्यों में लाइसेंस की प्रक्रिया सरल होगी। राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड व्यापारियों के हितों की रक्षा करने वाला फोरम है, जिसके माध्यम से व्यापारियों की समस्याओं को केंद्र सरकार तक पहुंचाया जाएगा। जीएसटी अपने आप में एक बहुत बड़ा देश को एक करने का आधार बना है और जीएसटी के कारण व्यापार जगत में बहुत उन्नति और हर प्रवृत्ति में गति आ रही है और जीएसटी के कारण देश में जिस प्रकार का वातावरण बना है उसके कारण लोगों को सकारात्मक सोच के साथ हर एक व्यक्ति जीएसटी के माध्यम से इस पद्धति से जुड़ना चाहता है। कुछ छोटी मोटी जो भी समस्या होती है उसका निराकरण विगत दिनों में भी भारत सरकार ने जीएसटी को लेकर जो समाधान करना चाहिए था उसमें कई रियायतें दी है और आगे ये सिलसिला चलता रहेगा। खबर धमतरी से है, जहां पर नाली बनाने की मांग को लेकर बड़ी संख्या में महिलाओं ने रोड जाम कर प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों के प्रदर्शन में विधायक रंजना साहू भी मौजूद रही। ग्रामीण गुजरात से कोसमारा तक नाली बनाने की मांग कर रहे हैं। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि नाली नहीं होने से पानी निकासी नहीं हो पा रही है, जिसके चलते उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों को समझाने के लिए मौके पर पुलिस और प्रशासनिक टीम पहुंची है। गोरेला में उत्पन्न हुआ चावल संकट अचानक नहीं उत्पन्न हुआ है, बल्कि राइस मिल रोड द्वारा समय पर धान की मिलिंग कर चावल नागरिक आपूर्ति निगम के वेयरहाउस गोदामों में नहीं जमा करने के कारण हुआ। दरअसल कस्टम मिलिंग का अनुबंध करने के बाद राइस मिलों को अनुबंधित समय में उठाए गए धान का चावल नागरिक आपूर्ति निगम को जमा करना होता है, पर राइस मिलरों ने कई महीने से नागरिक आपूर्ति निगम के गोदामों में चावल जमा करना बंद कर दिया था, या ये कहें कि अचानक से कम कर दिया, जिसकी वजह से गोदामों में चावल की कमी है। और तब प्रशासन ने मामले में संज्ञान लेते हुए 9 राइस मिलरों को चावल जमा करने के लिए लगातार नोटिस दिए हैं। नोटिस के बावजूद जब मिलर्स ने चावल जमा नहीं किया, तब राइस मिलों की जांच की गई। जांच में 80 मीट्रिक टन धान कम पाया गया, जिसके बाद 9 राइस मिलरों के 2.15 लाख क्विंटल धान को जब्त कर लिया गया है। मामले में जब राइस मिलरों से जवाब मांगा गया तो मिलर्स ने जवाब दिया कि 60% धान में टूटन होने से चावल जमा नहीं हो पाया, जिससे प्रशासन ने असंतुष्ट होकर इस जवाब को नकार दिया। हालांकि धान की कमी पाए जाने को लेकर प्रशासन ने अब तक दोषी राइस मिलरों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। मतलब उनको नोटिस जारी किया गया है, नोटिस का जवाब आया है उनका। आज फिर कलेक्टर मैडम ने उनसे एक और जवाब लिया है, मतलब कि वो कब तक कर देंगे। अब आश्वासन दिया है उन्होंने उसके ऊपर। जो धान इन लोगों के यहाँ से गायब था, कमी जो हुई, उस कमी को कहाँ से मतलब घटा रहे हैं, उसका कारण क्या बता रहे हैं, कैसे कमी हो गई? राइस मिलर्स के द्वारा कारण ये बताया गया है कि 67% जो उनको चावल जमा करना होता है और एक्चुअल में वो 67% चावल मतलब कि निकलता नहीं है, मतलब जो टूट है वो ज़्यादा आती है, तो जिसके कारण वो धान उनको कम दिख रहा है। और उनका कहना है कि वो कनकी में कन्वर्ट हो गया है, मगर भरपाई तो एटलीस्ट उनको ही करनी है उस चीज़ की। तो लगभग सभी राइस मिलरों के द्वारा यही जवाब दिया गया है। अभी कलेक्टर मैडम ने इसका संज्ञान लिया है और उनको सीधे से नकार दिया है उनके इस जवाब को कि ये कोई जवाब नहीं है। जी मैम। दुर्ग पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। पुलिस ने ब्राउन शुगर की 100 पुड़ियों के साथ आरोपी खेज इजाज को गिरफ्तार किया है।
आरोपी ग्रीन चौक पर ब्राउन शुगर बेचने की फिराक में घूम रहा था। वहीं मुखबिर की सूचना पर मोहन नगर थाने की टीम ने उसे घेर दबोचा। बता दें कि आरोपी का नागपुर से सीधा कनेक्शन है। धनबाद के जिला जज उत्तम आनंद संदेहास्पद मौत मामले की सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में हुई। खंडपीठ के समक्ष सीबीआई ने स्टेटस रिपोर्ट दायर की गई और जानकारी दी गई कि अभी व्हाट्सएप रिपोर्ट जो है वो अभी नहीं आई है, जिसके बाद खंडपीठ ने मामले को विस्तार से सुनवाई के लिए सितंबर महीने के दूसरे सप्ताह में निर्धारित किया है। बता दें कि जज उत्तम आनंद की मौत धनबाद में मॉर्निंग वॉक के दौरान टेम्पो से टक्कर लगने से हुई थी, जिसके बाद झारखंड हाईकोर्ट के आदेश पर इस पूरे संदेहास्पद मौत की जांच सीबीआई कर रही है। धनबाद के जज उत्तम आनंद के मौत के मामले पर आज झारखंड उच्च न्यायालय में माननीय मुख्य न्यायमूर्ति एवं न्यायमूर्ति आनंद सेन की खंडपीठ में सुनवाई हुई। माननीय खंडपीठ के समक्ष सीबीआई के द्वारा स्टेटस रिपोर्ट दायर कर बताया गया कि अभी अमेरिका से व्हाट्सएप चैट की रिपोर्ट नहीं आ पाई है। इन सबको देखते हुए माननीय खंडपीठ ने इस मामले को सुनवाई के लिए सितंबर माह के दूसरे सप्ताह में समय निर्धारित किया है। देश में यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता को लेकर राजनीतिक टकरार जलगातर जारी है। वहीं झारखंड में जेएमएम विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने अपने ही सीएम पर सवाल करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अभी तक यूसीसी पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। वह सरना धर्म कोड का मांग करते हैं, जिस पर केंद्र ने अभी तक कुछ भी नहीं कहा है। जब यूसीसी लागू हो जाएगा तो सरना धर्म कोड का कोई महत्व ही नहीं रह जाएगा। लेकिन एक आदिवासी मुख्यमंत्री हो करके अभी तक इन सारी बातों पर वह चुप्पी साधे हुए हैं। इसका मतलब क्या है? जबकि समान आचार संहिता लागू होने के बाद आदिवासियों का जारी रीति रिवाज सारा कुछ बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। हमारा आदिवासी समाज हिंदू मैरिज एक्ट से बिल्कुल विभिन्न और अलग है। वही मुख्यमंत्री ही नहीं, बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री हैं बाबूलाल मरांडी भी इस पर बिल्कुल चुप्पी साधे हुए हैं। इन दोनों से जानना चाहता हूं कि एक आदिवासी राज्य में आदिवासी का जो रीति रिवाज समाप्त होने वाला है उस पर बोले, नहीं तो आदिवासी चुप नहीं रहेंगे। माफी चाहूंगा क्योंकि मैं 10 मिनट लेट करके मैं खुद आया हूँ। एक जगह प्रोग्राम मेरा चल रहा था और आप लोग समय पर आए, इसके लिए बहुत बहुत आप लोगों को हम धन्यवाद देना चाहेंगे। आज पीसी करने का मतलब ये है कि आज जो केंद्र सरकार के द्वारा जो यूसीसी लाया गया है, समान आचार संहिता, और आज तक हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, इन्होंने सबसे पहले सरना धर्म कोड का मांग किया केंद्र से। खबर सिमडेगा से, जहां मामूली विवाद में एक दोस्त दूसरे दोस्त की जान का दुश्मन बन बैठा। महाबुआंग थाना क्षेत्र के बेडायरगी गांव में दो युवकों ने ब्लूटूथ स्पीकर से गाना सुनने को लेकर विवाद हो गया, जिसके बाद आवेश में आकर एक युवक ने दूसरे युवक की हॉकी स्टिक और टांगे से वार कर हत्या कर दी। वहीं हत्या के बाद शव को एक पुलिया के नीचे फेंक दिया ताकि किसी को पता न चल सके। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में कर पोस्टमार्टम कराकर मृतक के परिजनों को सौंप दिया है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। राजधानी रांची के एल्बर्ट अकर चौक पर यातायात नियम और वाहन चालकों की जागरूकता के लिए रांची की सामाजिक संस्था और समाज सेवियों के द्वारा ट्रैफिक एसपी की उपस्थिति में वाहन चालकों को हेलमेट वितरित किया गया। साथ ही मौके पर ट्रैफिक एसपी के द्वारा वाहन चालकों को हेलमेट पहनने की जो हिदायत भी दी गई। वहीं अभियान को लेकर ट्रैफिक एसपी ने कहा कि शहर में 70 से 80% 2 पहिया वाहन चालक हेलमेट
हेलमेट लगाते हैं, पर युवा वर्ग में अभी भी बगैर हेलमेट पहने 2 पहिया वाहन का चलन देखा जा रहा है, जिसको देखते हुए इस अभियान को आयोजित किया गया। हम लोगों से अपील करते हैं कि वह यातायात नियमों का अवश्य पालन करें। जैसे कि आप सभी लोगों ने देखा होगा रांची की सड़कों पे, मैं ये नहीं कहूँगा कि इन्फोर्समेंट बहुत बुरा है। लगभग 70-80% लोग हेलमेट लगाते हैं, लेकिन 20-30% लोग अभी भी जो हेलमेट नहीं लगा रहे हैं। तो इसमें इस बात को समझना होगा, जो हेलमेट बच्चे नहीं, खासतौर पे युवा हैं, उसमें बच्चे हैं, तो उनको ये समझना होगा कि हेलमेट जो है वो आपकी खुद की सेफ्टी के लिए है। यातायात नियम जो बनाया गया है, मोटर व्हीकल एक्ट, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि आप हेलमेट नहीं चलाएंगे तो आपको चालान किया जाएगा। और चालान 2 तरीके से अब हो रहा है। पहले तो आपको रोक के ट्रैफिक के जो पुलिसकर्मी वो फाइन करते ही हैं, लेकिन उसके अलावा हम लोगों ने लगभग 18-20 जगहों पे, जितने जगह जहाँ पे हमारे कैमरे लगे हुए हैं, वहाँ पे ऑटोमेटिक चालान की व्यवस्था भी शुरू हो गई है। कुछ लोगों को शायद ऑटोमेटिक चालान भी आया होगा। इसका मतलब ये है कि अगर ट्रैफिक का सिपाही या एएसआई अगर नहीं खड़ा है और अगर आप वहाँ से क्रॉस कर रहे हैं उस जगह से, उस चौक से, बिना हेलमेट लगाए हुए, तो आप पे ऑटोमेटिक चालान हो जाएगा। उसके बाद कभी हेलमेट के बिना ना चलाऊंगी, ना बच्चे को चलाने दूंगी, और ना पीछे किसी को जब भी बैठाऊंगी तो बिना हेलमेट के नहीं बैठाऊंगी। आज के दिन सिर्फ कैमरा के सामने या हकीकत में? नहीं, कैमरा के सामने नहीं, ये हकीकत है। एक्चुअली मैं 2 दिन पहले ही से खरीदती, क्योंकि इसका भी टेस्ट चल रहा है, ये कोचिंग सेंटर में है, तो इसीलिए नहीं खरीद पा रही थी। मैंने मन बनाया था कि मैं संडे को खरीदूंगी, बट इसके पहले सर ने एक हेलमेट गिफ्ट करके ये संदेश भी दिया है कि मैं खुद भी लगाऊंगी और औरों को भी बोलूंगी कि आप बिना हेलमेट के न चलें, ये सुरक्षित नहीं है। लैंड फॉर जॉब्स केस में बुधवार को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में होने वाली सुनवाई टल गई है। सीबीआई की चार्जशीट पर दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने सुनवाई टाल दी। अब अगली सुनवाई बता दें कि 8 अगस्त को होगी। कोर्ट में आज बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के खिलाफ सुनवाई होनी थी। सीबीआई ने चार्जशीट में तेजस्वी यादव को भी आरोपी बनाया है। लालू के खिलाफ संबंधित विभाग से सेक्शन नहीं मिलने के कारण कोर्ट ने सुनवाई टाल दी। आज कोर्ट में सीबीआई के वकील और तेजस्वी यादव के वकील अपना अपना पक्ष रखने वाले थे। इसके आधार पर तय होता कि चार्जशीट बता दें कि एक्सेप्टेबल है या नहीं है। सूत्रों की माने तो लैंड फॉर जॉब्स मामले में ये नया केस है। पुराने केस में पहले ही राजद सुप्रीमो लालू यादव, बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी और बेटी सांसद मीसा भारती जमानत पर हैं। नए केस में भी लालू और राबड़ी को आरोपी बनाया गया है। सीबीआई ने 11 अप्रैल को तेजस्वी यादव से 8 घंटे पूछताछ की थी। सीबीआई ने पिछले साल मई में लालू, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, 2 बेटियों मीसा भारती और हेमा यादव समेत करीबियों के 17 ठिकानों पर छापेमारी की थी। जानकारी के मुताबिक ये मामला IRCTC से जुड़ा हुआ है। बता दें कि लालू यादव परिवार और उसके सहयोगियों को सस्ते दामों पर उपहार में दी गई या बेची गई जमीन के बदले रेलवे में कथित तौर पर नौकरी देने का आरोप है। सीबीआई ने लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी व बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी समेत 14 लोगों के खिलाफ आपराधिक साजिश और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत आरोप पत्र दायर किया है। सभी आरोपियों को 15 मार्च को तलब किया गया। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की लोकल ट्रेनों में सिलसिलेवार धमाके को मंगलवार को 17 साल पूरे हो गए। हालांकि निचली अदालत से 2015 में दोषी करार 5 लोगों की मौत की सजा पर बॉम्बे हाई कोर्ट में अब तक सुनवाई शुरू नहीं हो सकी है। निचली अदालत ने इन धमाकों में कुल 12 लोगों को दोषी करार दिया था। इनमें से 5 को फांसी और 7 को उम्र कैद सजा है वो सुनाई गई थी। एक आरोपी को बरी कर दिया गया था। राज्य सरकार ने इसके खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की थी। वहीं दोषियों ने भी सजा के खिलाफ अपील दायर की। राज्य सरकार और दोषियों की याचिकाएं 9 अलग अलग पीठों के समक्ष सुनवाई के लिए आई। वहीं नवंबर 2022 में जस्टिस AS गडकरी और जस्टिस PD नाइक ने मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया। उसके बाद से मामला किसी अन्य पीठ के पास समक्ष
सूचीबद्ध नहीं किया गया। वहीं 11 जुलाई 2006 को शहर की लोकल ट्रेनों की पश्चिमी लाइन पर अलग अलग स्थानों पर 15 मिनट के भीतर हुए 7 विस्फोटों में 180 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी। सैकड़ों लोग घायल हो गए थे। पहला धमाका शाम 6:20 पे ये हुआ और उसके बाद चर्च गेट से बोरेवली के बीच चलने वाली ट्रेन में खार और सांता क्रूज स्टेशन के बीच हुआ। इस मामले में महाराष्ट्र के आतंकवाद निरोधी दस्ते ने 2006 से 2008 के बीच आतंकवादी संगठन इंडियन मुजाहिदीन के 13 कथित सदस्यों को गिरफ्तार किया। देश के कई हिस्सों में हुई भारी बारिश ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। जगह जगह जल भराव की स्थिति पैदा हो गई है, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पंजाब में भी हालात काफी खराब हैं। पटियाला के गांव मनखेड़ा में जल भराव हो गया है, जिसको लेकर नाराज ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन किया। गांव वालों का कहना है कि गांव में चारों तरफ पानी ही पानी भर गया और गांव की पूरी तरह पानी से बता दें कि डूब गया। प्रशासन और सरकार इस विषय में हमारी सुनवाई नहीं कर रही है। इसी के विरोध में हमने रोड जाम किया। उन्होंने कहा कि जब तक हमारी मांगे और पानी की निकासी का प्रबंध नहीं होता, तब तक ये धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। ਕੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਧਰਨੇ ਲਾਉਣ ਦੀ, ਕਿਉਂ ਲੋੜ ਪਈ? ਅਸੀਂ ਪਰਸੋਂ ਦੇ ਫੋਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਆ, ਧਰਨਾ ਲਾਉਣ ਤੇ। ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰੀ। ਜੇ ਨਾ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਲਾ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਮਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਉਰੇ ਸੜਕ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠਾਂਗੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰ ਆ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਪਾਣੀ ਵੜ ਚੁੱਕਿਆ। ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ ਪਟਿਆਲੇ ਵੀ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਥਾਣੇ 'ਚ ਵੀ ਫੋਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰੀ। ਉਹ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਭੇਜਦੇ ਆ ਜੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈਗਾ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਹੱਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਅਸੀਂ ਮੇਰੀ 45 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ जिन्ना इस बार साडे उरे पानी इकट्ठा होया है। हिमाचल में हो रही बरसात के चलते आधे पंजाब में पहले ही बाढ़ आई हुई है, लेकिन अब मुख्यमंत्री के होम डिस्ट्रिक्ट संगरूर के हालात बिगड़ रहे हैं। वहीं संगरूर के मनक में देर रात खतरे के निशान से 3 फीट ऊपर बह रही घग्गर नदी में 90 से 90 फीट की 2 दरारें आई हैं, जिसके चलते कुछ ही घंटों में हजारों एकड़ खेत में घग्गर नदी का पानी भर गया और कई गांव से आसपास के गांव का संपर्क कट गया। आधा दर्जन गांव को चारों ओर से पानी ने घेर लिया है। पानी दूसरे गांव को जोड़ने वाले रोड से क्रॉस कर आगे बढ़ रहा है, जहां गांव का एक दूसरे से संपर्क कट गया। चारों ओर खेत में पानी भर चुका है और किसानों की धान की फसल डूब चुकी है और पानी का बहाव इतना तेज है कि खेतों में पानी का लेवल लगातार बढ़ता ही जा रहा है और वह आसपास के गांव की ओर जा रहा है। तकरीबन 73 साल की उम्र होगी मेरी, मैं इन्ना पानी कदे नहीं देखा। ये कुदरती करोपी है जिहड़ा पिछे हिमाचल च चंडीगढ़ च और पंचकुला च जिहड़ी बरसात हुई है ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਹਿਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦਬੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ 5-4 साल वास्ते फिर ਇਹ मतलब। फिलहाल इस बुलेटिन में अभी बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।